Hello, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So, in today's video, I will explain the next 25 questions of DUMSC Zoology 2021 entrance solution. In previous two video, I explained the first 50 question of DUMSC Zoology 2021 entrance solution. So, if you are new in my YouTube channel, then please subscribe the channel, and if you like the video, then hit the like button. Okay, so now let's start. So today's first question is, which of the following is the major integrating link between the nervous and the endocrine systems and help in control the stress response? So ये क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम से है. इसमें पूछा है कि मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक मीन्स जो कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को, ऐसे कौन सी ग्लैंड है इनमें से. जो गिवन ऑप्शन है इनमें से विच इज द ग्लैंड दैट कनेक्ट नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम और हेल्प करता है स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने में. तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कम्प्लीटली एंडोक्राइन नहीं है, मतलब कि उनमें सारी ग्लैंड ऐसी नहीं है जो एंडोक्राइन है. उनमें ऐसे भी ग्लैंड हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. तो वो है हमारी हाइपोथैलेमस. आप सबको पता होगा कि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन जो होता है हमारा, उसके पार्ट के अंदर आता है हाइपोथैलेमस थैलेमस. तो इसमें यही पूछा है, इसलिए इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. लेट्स सी दिस. हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड एज न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर. सो ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना. रादर देन ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर. मीन्स ये न्यूरो नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड है एंड एंडोक्राइन से भी. एंडोक्राइन से क्यों है? बिकॉज इट रिलीज हॉर्मोन्स, so it relates to endocrine and nervous system से भी है. Its secretion is called as neurohormone. Because it is neuroendocrine structure, then its secretion is called as neurohormones, and these neurohormones originate from hypothalamic neurons. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स होते हैं, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन. हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होते हैं बिकॉज ये नर्वस सिस्टम में है, तो इनके पास न्यूरॉन्स भी होंगे ऑब्वियसली. तो इनके जो हॉर्मोन्स है, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, देन दीज पास थ्रू एक्सोन्स एंड रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग. क्योंकि एक न्यूरॉन में क्या होता है, ये लगा लो हमारी सेल बॉडी है न्यूरॉन की, और ये एक्सोन है, ये एक्सोन है इसका, और नीचे होती है नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक, यहाँ डेंड्राइट्स भी होते हैं ऐसे. तो ये सेल बॉडी है, यहाँ पे एक्सोन के थ्रू पास होंगे, एंड देन जो ये नर्व एंडिंग है, यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, दीज हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स. सो ये ऐसे होते हैं. इसलिए जो हाइपोथैलेमस है, इट इज इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस हार्मोन के रिलीज होने पर डिपेंड करते हैं. जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होते हैं ये ही इनके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. देन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स. इसमें जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है, एंटीरियर तो अपने हार्मोन खुद ही रिलीज करती है, बट जो पोस्टीरियर ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को ओनली स्टोर्स करती है, वो अपना खुद कोई हार्मोन नहीं बनाती. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर है वो अपने हार्मोन नहीं बनाती, वो ओनली रिलीज करती है. देन पीनियल ग्लैंड, ये मेलाटोनिन करती है, जो हमारी सर्केडियन रिदम स्लिप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड. देन थाइमस जो हमारी टी सेल्स होती है, थाइमोसिन्स, ये सब हॉर्मोन्स करते हैं. और जो थाइमस ग्लैंड है, इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चाइल्ड में कंप्लीट होती है, बट विद एज इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. एज के साथ डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती है थाइमस. ओके. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
वर्क बाय कॉन्ट्रासेप्टिव होती है डेट कैन प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। ओके, स्पर्म्स को ओवम के साथ फ्यूज नहीं होने देती कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें हम पिल्स यूज करते हैं वो कैसे वर्क करती है, इट्स अ क्वेश्चन। सो लेट्स सी द ऑप्शन। कोजिंग ए थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये एक टाइप का लर्निंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो ये याद करने की नीड है आपको। कोजिंग ए थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो म्यूकस है फीमेल्स के सर्वाइकल रीजन में उसको थिक कर देता है, जिससे जो स्पर्म है उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनकी मोटेलिटी डिक्रीज हो जाती है, और उनकी मोटेलिटी डिक्रीज होने से वो ओवम के पास नहीं पहुंच पाते, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो एक ये रीजन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। ब्लॉक द यूट्राइन ट्यूब, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये ब्लॉक नहीं करती, ये एक तो करती है थिकन कर देती है म्यूकस को, इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH, इन दोनों हार्मोन को भी रिलीज को इनहिबिट कर देती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो ये भी रीजन है। इन शॉर्ट हमारा क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन को ये प्रिवेंट कर रही है। ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि FSH और LH रिलीज नहीं होंगे, तो जो हमारा ओव्यूलेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगी, क्योंकि LH जब सर्ज करता है तभी ओव्यूलेशन होता है। ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है सेकेंडरी, ओके, देन ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट हो गया। डिसरप्ट द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, नो, ये भी इसका रीजन नहीं होता। इरिटेट द एंडोमेट्रियल लाइनिंग सो दैट it is inhospitable for fetal development, no, it doesn't irritate any endometrial linings. Okay, so this option is also correct. So you need to learn these three for oral contraceptives. So our answer is A, C and D, which is in third option, A, C and D. There are other type of contraceptive also, so try to learn those also. Okay, so our next question is द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कंटेंड इन। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन होती है अमीनो एसिड जो होते हैं वो लिंक करके प्रोटीन बनाते हैं। जब अमीनो एसिड लिंक होते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, वाटर के रिलीज होने से प्रोटीन बनता है। जब अमीनो एसिड अटैच होते जाते हैं एक दूसरे से तो प्रोटीन बनता है। ओके, तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, ऑप्शन देखते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड। तो बॉन्ड्स थोड़े ना इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, वो तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में होगी ना कि हमारा अब कौन सा अमीनो एसिड है उसके बाद कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन इज सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 20 अमीनो एसिड रेजिड्यू। ऐसा थोड़ी ना होता है कि इट इज़ लाइक कि फर्स्ट 20 अमीनो एसिड्स ही हमारे इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे एंड देन फर्दर अमीनो एसिड के पास हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नहीं, पूरा सीक्वेंस जो होता है कंप्लीट उस पर इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है, ना कि ओनली 20 अमीनो एसिड। सो ये भी नहीं है। सीक्वेंस ऑफ लास्ट अभी बताया कि कंप्लीट सीक्वेंस पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 20 हो गए फिर लास्ट 20 अमीनो एसिड हो गए। Sequence of all amino acids, yes, that was I just told you कि सीक्वेंस सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर डिपेंड करती है द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट आइसोइलेक्ट्रिक pH ए प्रोटीन कैरीज। आइसोइलेक्ट्रिक pH सो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक pH होते क्या है। सो आइसोइलेक्ट्रिक pH मीन्स PI, आइसोइलेक्ट्रिक pH इज द pH। ये एक टाइप की pH ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक नई टर्म आ गई तो यू लाइक कि व्हाट इज दिस। इट इज pH एट विच द नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन बिकम्स 0। हमारे सॉल्यूशन में प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे अमीनो ग्रुप होता है जो कि प्लस चार्ज कैरी करता है, NH3 प्लस, NH3 प्लस C H R and CO
ओ माइनस। तो ये हमारा एक जर्नल प्रोटीन का, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड CO माइनस कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है जब प्रोटीन पर जीरो चार्ज हो जाता है, नेट चार्ज जीरो, नॉट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ओके, जब हमारा पीएच कम होगा, पीएच कम होगा मतलब कि हमारे पास H प्लस बहुत ज़्यादा है, तो सारे स्ट्रक्चर पर H जुड़ जाएंगे, तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पर H हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हमारा पीएच बढ़ने लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स H प्लस की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से भी H प्लस हट जाएगा और यहाँ से भी H प्लस हट जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो लेकिन आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर नेट चार्ज जीरो। यहाँ पर देखो चार्ज, यहाँ एक ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज प्लस एंड माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब कि नेट चार्ज जीरो है। सो दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ओके ओके, तो अभी जो मैं बोल रही थी कि जब लो पीएच होती है, लो पीएच है मतलब कि एसिडिक कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन में हमसे पूछे कि चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार प्रीवियस में भी आ चुका है और चांसेस होता है इस क्वेश्चन के आने के भी। तो और कौन से, किस तरफ ये मूव करता है इलेक्ट्रोड पर, तो वो कैथोड की तरफ मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज होता है लो पीएच पर। अगर हमारा लो पीएच है, आई मीन कि हमारा लो पीएच है मतलब कि पीएच कम है पीआई से, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा और कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर पीएच ज़्यादा है मतलब कि पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, then it contains negative charge and move towards anode। ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि पीएच ज़्यादा है या कम है अमीनो एसिड की, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको बता सकते हैं। तो ये याद कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पिसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल। एम्पिसिलिन ड्रग है, एंटीबायोटिक। ओके, सो हमारे पास देयर आर मैनी टाइप ऑफ ड्रग दैट कैन इनहिबिट आवर मोलिकुलर बायोलॉजी में जो होती है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सो आप वो सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि कौन सी ड्रग किसको इनहिबिट करती है, कौन सी स्टेप को इनहिबिट कर पाती है। तो एम्पिसिलिन इनहिबिट्स करती है सेल वॉल को। ओके, एक पेनिसिलिन भी होती है जो भी, वो भी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। सो ये दोनों सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और भी हमारे पास होती है काफ़ी सारी जो डिफरेंट प्रोसेस को इनहिबिट कर सकती है। सो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी लाइट बाय ए प्रोटीन इज लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स विद। जो प्रोटीन में यूवी लाइट पर एब्जॉर्बेंस होती है 280 नैनोमीटर पर, इज लार्जली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स विद। एक होता है जो हमारे एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक में सिंपल आते हैं, उनमें एब्जॉर्बेंस मेनली होती है 230 नैनोमीटर पर। ओके, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरोमेटिक जो आर ग्रुप होता है प्रोटीन्स के पास, उनकी हाईएस्ट होती है यूवी एब्जॉर्बेंस 280 नैनोमीटर पर। और एंड यू ऑल नो कि हमारे पास 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इनमें भी वेरी करती है कि एब्जॉर्बेंस किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम। इनमें भी जो ट्रिप्टोफैन है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, देन टायरोसिन, देन फिनाइलएलेनिन। सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन की होती है, देन टायरोसिन, देन फिनाइलएलेनिन। इस सीरीज़ को भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा 280 नैनोमीटर पर किसकी वजह से होती है, एरोमेटिक आर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी।
Our next question is which of the following is wrong match for enzyme classification. एक एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास इसी, ओके सो उसमें टोटल 6 क्लासेस होती है इसी 1 2 3 4 5 6 ऐसे देते जाते हैं। इनमें स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है स्पेसिफिक क्लास को। सो फर्स्ट होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये करेक्ट है। देन 2 इज ट्रांसफ्रेज, 3 इज हाइड्रोलेज, 4 इज लाइज, नो इट्स लाइज। Note the ligase. Okay, oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase. Then so our fourth is lyase, fifth is isomerase and sixth is ligase. So इनको याद कर लेना, सीरीज से याद करना, ऐसे नहीं कि फर्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज ऐसे याद कर लो और बोल दो कि ये वो होता है, ये ऐसे नहीं, आपको सीरीज में याद करना है। फर्स्ट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, देन इज फर्स्ट इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, यू कांट ट्रांसफर इट टू ट्रांसफ्रेज, ओके ऐसे सीरीज में याद करना। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ये गलत दिया हुआ है। 4 इज लाइज, नॉट द लाइगेज। लाइगेज जो होते हैं वो जॉइंट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, ओके it belongs to EC6, enzyme classification 6. If the sequence, next question is if the sequence of coding strand in a transcription unit is as follows, this is our coding strand, the sequence of mRNA transcribed from the transcription unit would be, तो डीएनए में हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो सीक्वेंस एमआरएनए के बिल्कुल सिमिलर होता है एक्सेप्ट दी यूरेसिल एट प्लेस ऑफ थाइमिन। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करके ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे एमआरएनए बनता है। सो याद रखना हमारा जो एमआरएनए होता है वो 5' से 3' होता है और कोडिंग स्ट्रैंड का भी यही पोलैरिटी होती है 5' से 3'। सो कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है तो अब हम देखते हैं 5' से 3', तो ये तो पहले ही हो गई और हट गया 5' से 3'। अब GAA ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं। अब देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में, तो GAA यहाँ पे देखो GAC दिया हुआ है तो ये भी यहीं कैंसिल हो गया। Option 1 is correct. It's very easy, yeah. So our answer is option A. और अगर हमें दिया होता कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के हम कॉम्प्लीमेंट्री फिर चेक करते, कॉम्प्लीमेंट्री लाइक ये होता 5' से 3' है और हमारा भी 5' से 3' होता है, ठीक है। तो हम इसको इस साइड से देखते हैं, सी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी, टी के होता है ए, ऐसे करते फिर हम सी, ओके अगर ये टेम्पलेट दिया हुआ तो बट नाउ इट्स वेरी इजी, इट्स ऑलरेडी गिवन कोडिंग स्ट्रैंड, सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस टी की जगह यू आ जाएगा एंड द सेम पोलैरिटी। Next question is nucleosome core is structural unit of chromatin consist of. न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में कोर जिसमें हमारा हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती है 4 टाइप्स की जो कि 2 होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 टाइप की हिस्टोन मॉलिक्यूल होती है न्यूक्लियोसोम कोर में, H2A, H2B, H3, H4 ये होती है 4, बट ये 2 होती है सारी यूनिट, तो टोटल कितनी हो गई 8 हिस्टोन, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक और हिस्टोन होता है हमारा H1, बट उसको हम लिंकर
बोलते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करता है हिस्टोन को, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है और उनको कनेक्ट करता है। ये हमारे न्यूक्लियोसोम की कोर यूनिट में नहीं आता H1A, ठीक है। और जो न्यूक्लियोसोम है ये 147 नैनोमीटर का होता है, जिसमें हमारे ये 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन आती है, टोटल 8 हिस्टोन मोलिक्यूल, 147 नैनोमीटर का। इसका सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होता बट लेंथ स्पेसिफिक होती है। तो 8 हिस्टोन मोलिक्यूल्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, नो सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होता, लेंथ स्पेसिफिक होती है। सो ये करेक्ट है, आवर आंसर इज ऑप्शन सी। इसको भी याद रखना, ये पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन। ओके, 8 histone molecules, not the 4, because these all are present in pair, H2A, H2B, H3, H3 and H4, और 147 नैनोमीटर का होता है। जब अगर हम इसको कंप्लीट H1 के साथ ले लेते हैं देन 200 नैनोमीटर। Okay, so move on next question. How many chambers are there in the heart of frog tadpole? Okay, let's talk about these chambers. सबसे पहले हमारी आती है फीसिस। तो फीसिस में क्या होता है, फीसिस में ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। देन आता है नेक्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या होते हैं, बोलते हैं हम 3 है, लाइक 2 एट्रिया, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, सो टोटल 3। बट इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो फ्रॉग के टैडपोल होते हैं उस टाइम उनमें ओनली 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। इसको याद रखना, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कहीं कि फ्रॉग के टैडपोल के पास तो 2 ही होते हैं, लेकिन जब अडल्ट फ्रॉग हो जाते हैं उनमें एम्फीबियन में 3 होते हैं। देन नेक्स्ट मूव करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी 3 होते हैं बट यू ऑल नो कि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन होता है जिसमें 4 होते हैं। देन आगे बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स 4। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी। फ्रॉग टैडपोल के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं एंड फ्रॉग्स में लेटर एम्फीबियंस में 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रम, प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस transverse process are part of these given। सेंट्रम, प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस किसका पार्ट होती है? सो आई हैव गिवन ए पिक्चर टू शो यू दिस ऑल पार्ट। दिस इज द पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज प्री, post, and then what is given? Transverse process. This is the transverse process, this transverse process, and our centrum, this is heterocoelous centrum। इस सेंट्रम डिफरेंट टाइप का होता है, एसीलस, हेटेरोसीलस, एम्फीसीलस, हेटेरोसीलस, ये सेंट्रम। तो ये सारे पार्ट किस में आ रहे हैं? ये सर्वाइकल दिया हुआ है, सर्वाइकल किस में आता है? वर्टिब्रे में आते हैं ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, कोकेजियल, ये सारे पार्ट वर्टिब्रे के होते हैं। तो ये किसका पार्ट है? वर्टिब्रे का। ओके, दिस इज फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी दिस क्वेश्चन, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शेप्ड चेवरॉन बोन इज प्रेजेंट इन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, मेमोरी बेस है, ये भी कंपैरेटिव से है। इसका आंसर है कोडल वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल की जो कोडल वर्टिब्रे होती है उसमें प्रेजेंट होती है वाई शेप्ड चेवरॉन बोन। रेप्टाइल्स की कोडल वर्टिब्रे में प्रेजेंट होती है वाई शेप्ड चेवरॉन बोन। ओके, एंड इफ यू आस्क कि इसका फंक्शन क्या होता है, देन इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल एलिमेंट इन द टेल। जो इनकी टेल होती है रेप्टाइल्स की, उसमें जो क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं लाइक नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इनको डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और ओके, व्हेन द एनिमल्स either support its weight on its tail or push it। जब भी रेप्टाइल्स अपनी टेल को
पुश करते किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, देन ये प्रोटेक्ट करती है चेवरॉन बोन रेप्टाइल्स की टेल को. सो इट्स द मेजर फंक्शन ऑफ दिस चेवरॉन बोन. Answer is option C. Next question is pick the integument modification which is not epidermal derivative. So इसमें जो हमारा जो गिवन ऑप्शन है beaks, antlers, hoops, claws, this antlers. Okay, this antler is modified endocaudal bone formation. ये हमारी epidermal derivative नहीं है, endocaudal की modified form है. ओके, एंडोकोडल नॉट द एपिडर्मल. सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी. दीज बिग्स अपर पार्ट में होती है. दिस इज ऑल्सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एपिडर्मल. हूप्स भी अपर पार्ट, देन इट इज ऑल्सो एपिडर्मल. एंड क्लोज, हूप्स, क्लोज, बिग्स, दीज ऑल आर मॉडिफाइड integument of the epidermal derivative. This antlers is the exception which is the modified form of endocaudal bone. Okay, answer is option B. Our next question is in ruminants true stomach that is homologous to other mammals is represented by. तो ruminants का जो स्टमक होता है उसको हम 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ देखो, ruminants स्टमक है 4 कंपार्टमेंट्स. rumen फर्स्ट, ये सीरीज में याद रखना. फर्स्ट इज rumen, देन सेकंड इज रेटिकुलम, देन ओमेसम एंड लास्ट इज एबोमेसम. So they have their particular function. Rumen contains the bacteria. So if you ask ki which chamber contains the bacteria that can digest the cellulose, because these ruminants we don't have enzymes that can digest the cellulose which is cellulase, but these ruminants have the enzyme cellulose that can digest their cellulose. Okay, so this enzyme is present in rumen part. इसको याद रखना. That reticulum is not such function like that rumen. It just pass the food from rumen to omesum. That is the next part. Omesum absorbs करता है water को and other substances. Then abomesum, it's important. It is their true stomach. Okay, लाइक हमारे क्वेश्चन में भी पूछा है विच इज होमोलोगस टू मैमल्स. तो ये ट्रू स्टमक होता है, तो ये सिमिलर होता है नॉन रूमिनेंट स्टमक के. रूमिनेंट नो, वी आर नॉन रूमिनेंट. ओके, तो ये हमारे सिमिलर होता है. सो अवर आंसर इज एबोमेसम. अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया किस में होता है जो डाइजेस्ट कर सकता है, तो दिस इज रूमेन. और पूछा जाए फर्स्ट चैम्बर कौन सा होता है, सेकंड चैम्बर कौन सा होता है, फर्स्ट चैम्बर पूछा जाए, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड लास्ट. ये भी सीरीज में याद कर लेना. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओविडक्ट इन वर्टिब्रेट्स इज मॉडिफाइड. ओविडक्ट, पहले ये देखो, दिस सर्टोली सेल प्रोड्यूस एंटी मुलेरियन हार्मोन. सर्टोली सेल प्रेजेंट इन मेल्स. तो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करती है एंटी मुलेरियन हार्मोन्स. So now you are very clear कि मुलेरियन हार्मोन प्रेजेंट इन फीमेल नॉट इन मेल. मेल्स में वोल्फियन डक्ट फॉर्म होती है और हमारे अंदर फीमेल्स में मुलेरियन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है जो मुलेरियन डक्ट से होता है सिक्रेट. एंटी मुलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करती है जो सप्रेस कर देती है, विच सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो क्या होता है, मेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाते क्योंकि उनकी सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करती है. जो मुलेरियन हार्मोन है, मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट से सीक्रेट होता है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डेवलपमेंट कराता है. फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डेवलपमेंट कराता है मुलेरियन हार्मोन. बट मेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन सीक्रेट हो जाता है जिससे फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेल्स में डेवलप नहीं हो पाती. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डेवलपमेंट नहीं हो पाती मीन्स ये रिग्रेस कर देता है मुलेरियन डक्ट को, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो सीक्रेट होता है मेल्स में. अदरवाइज व्हाट दिस डक्ट डज, this duct give rise to oviduct, uterus and upper part of the vagina. So the oviduct,
यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ओविडक्ट मॉडिफाइड मुलेरियन डक्ट, बिकॉज मुलेरियन डक्ट ही होती है ना मेल्स में, तो ये सप्रेस हो जाती है। जो वोल्फिन डक्ट है ये प्रेजेंट होती है मेल्स में, एंड दिस मुलेरियन डक्ट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स ओनली। जो एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट होता है फीमेल मेल्स में, वो रिग्रेस कर देता है इसको। ओके, सो और आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है? ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसको T4 हार्मोन, जैसे T3 T4 होते हैं हमारे, तो T4 को ही थायरोक्सिन बोलते हैं। और थायरोक्सिन किससे फॉर्म होता है? ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव इन सेंस टायरोसिन रेसिड्यू से फॉर्म होता है। जब टायरोसिन आयोडाइड से अटैच हो जाता है, आयोडाइड से अटैच हो जाता है, तब ये फॉर्म होता है। टायरोसिन रेसिड्यू आयोडाइड से जब अटैच हो जाता है, देन हमारा T4 T3 ये सब अटैच होते हैं। T4 T3 दोनों ही टायरोसिन से फॉर्म होते हैं। ओके, सो इस टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है। सो आंसर इज अमीनो एसिड। एक बात याद रखना, स्टेरॉइड हार्मोन का याद करने का फॉर्मूला होता है ऑन। जिस भी हार्मोन के पीछे ऑन आ जाए, दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन। ओके, और पेप्टाइड ये तो प्रोटीन ये होते हैं डेरिवेटिव, लाइक हमारा हो गया इंसुलिन, ग्लूकागन। ओके, फैटी एसिड डेरिवेटिव ये स्टेरॉइड्स में ही आ जाते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एंड लाइक जो हमारे एड्रिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, वो भी टायरोसिन के ही रेसिड्यू, टायरोसिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। एंड देन जो हमारा आ जाता है मेलेटोनिन, वो वैसे सेरोटोनिन से फॉर्म होता है, और सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से फॉर्म होता है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज रिच इन प्रोलीन हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन हाइड्रोक्सीप्रोलीन से कौन सा हमारा गिवन प्रोटीन रिच होता है? मायोसिन और एक्टिन, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स जो मसल्स प्रोटीन में, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन ही होता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं हमारे ऑर्गन, ट्रिप्सिन। ओके, कोलेजन, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इज कोलेजन। ओके, जो कोलेजन होता है ये मेनली ट्राईपेप्टाइड यूनिट का फॉर्म होता है। ट्राईपेप्टाइड यूनिट रिपीट करती है कोलेजन में, ग्लाइसिन एक्स वाई। जो ये एक्स होता है इसकी जगह प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन होता है, वाई की जगह लाइसिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये मेनली प्रेजेंट होता है। कभी अदर अमीनो एसिड्स भी आ जाती हैं इनके प्लेस पर, बट मेनली दीज। सो ये ट्राईपेप्टाइड यूनिट रिपीट होती है हमारे कोलेजन में। और यही हमसे पूछा है कि विच प्रोटीन्स इज रिच इन प्रोलीन हाइड्रोक्सीप्रोलीन। सो और आंसर इज ऑप्शन ए 1, कोलेजन। सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस? स्ट्रेस के अंदर कौन सा एक्टिव होता है? सो ये तो आप सबको पता होगा कि स्ट्रेस में एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनलिन हार्मोन। और ये एड्रिनलिन हार्मोन देन एक्ट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर। सिंपैथेटिक एड्रिनलिन, फ्लाइट फ्राइट हार्मोन बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेस के अंदर रिलीज होता है और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सो इसका आंसर इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सब स्ट्रेस के अंदर एक्टिव नहीं होते, ना ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्केलेटन, मसल्स। पैरासिम्पैथेटिक भी स्ट्रेस के अंदर नहीं होता, जो नॉर्मल कंडीशन होती है उनमें ये एक्टिव होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड अंडर स्ट्रेस, अंडर एड्रिनलिन हार्मोन एक्शन। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया भी हुआ है कि कौन सा स्ट्रेस हार्मोन होता है? एड्रिनलिन। आंसर इज ऑप्शन बी। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पी वेव इन द ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी वेव किसको डिनोट करता है? लेट्स सी दिस ईसीजी. दिस इज पी वेव, P, then QRS complex, then T. So this P wave, okay, so we have P wave, QRS complex and T wave. These represent a specific phase of our heart contraction and relaxation. Depolarization means contraction and repolarization means relaxation. So जो ये P wave है, it's denote arterial depolarization. Then our QRS complex, it represents ventricular depolarization, means जब artery contract करेगा उसके बाद blood वेंट्रिकल में जाएगा, मीन्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. देन सो दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन. देन फर्दर इट कम्स टी वेव्स. दिस टी वेव्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. अब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जो है वो आइदर इट गोज टू लीवर और बॉडी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. ओके, सो क्या होगा उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगी. तो दिस टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. दीज आर स्पेसिफिक टर्म्स that are given in this ECG wave to particular wave, VP, QRS complex and then T wave. This T wave represent looks like dome shape ना. So इनको याद कर लेना. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा है? पी वेव इन द ईसीजी रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. नो, अभी देखा कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन. या इट्स करेक्ट. पी वेव रिप्रेजेंट्स आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. टी रैपिड रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल चैम्बर. जो आर्टेरियल चैम्बर का रैपिड रिपोलराइजेशन है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाता है. इस तरह कि ये किसी स्पेसिफिक वेव को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता. ओके, सो रिपोलराइजेशन टी वेव. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. पी वेव रिप्रेजेंट्स द आर्टेरियल डिपोलराइजेशन. ओके, let's move to next question. Bile is produced in our body which, बाइल का फंक्शन क्या होता है? सो ये तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है कि बाइल जो होता है वो हमारे जो लिपिड का डाइजेशन होता है उसमें लिपिड के डाइजेशन से पहले लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करना पड़ता है, उनको ब्रेक करना पड़ता है छोटे मॉलिक्यूल्स में. सो जो ये इमल्सिफिकेशन होता है वो बाइल से होता है. ये दिस बाइल डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंजाइम, इट जस्ट इमल्सिफाई द लिपिड लार्ज मॉलिक्यूल्स. Okay, it control blood pressure. No, bile doesn't control blood pressure. Help in digestion of starch नहीं, starch में इसका कोई भी, starch में तो amylase, maltase, dextrase ये सब एंजाइम होते हैं intestine में. Help in absorption of water soluble vitamin. No, it doesn't help in absorption of water soluble vitamin. B12 help करता है ना, vitamin B12 water soluble. Then और आंसर जो ऑप्शन बी. क्या दिया हुआ है? एक्ट एज सर्फेक्टेंट टू इमल्सिफाई लिपिड्स इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में जो लिपिड का इमल्सिफिकेशन होता है वो बाइल से किया जाता है. सो और आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन विच डजंट प्रोड्यूस. हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन विच डजंट प्रोड्यूस. अगर कौन सा जीन जब प्रोड्यूस नहीं होगा, हीमोफीलिया एक डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है. उस डिफेक्टिव जीन में ऐसा क्या होता है कि उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, उसकी वजह से हीमोफीलिया हो जाता है. सो ये क्लोटिंग फैक्टर की वजह से होता है. दिस क्लोटिंग फैक्टर इज प्रोथ्रोम्बिन. व्हेन प्रोथ्रोम्बिन डजंट प्रोड्यूस देन हीमोफीलिया इज प्रोड्यूस. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी. Next question is when oxygen supply is not enough and ATP is needed, glucose is converted to lactic acid because जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं होती तो और ATP की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं है तो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा तो हमारा NAD+ जो चाहिए है ग्लूकोज में वो रीजनरेट नहीं होगा. हमें उसको रीजनरेशन करने के लिए
बिकॉज वट हैपन्स इन लैक्टिक एसिड जब फॉर्म होता है तो उस टाइम जो NADH प्रोड्यूस होता है वो NAD+ में कन्वर्टेड हो जाता है। तो अब NAD+ हमारे पास प्रेजेंट है तो NAD+ हम ग्लाइकोलिसिस के लिए यूज कर लेते हैं, इसलिए हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ये हमारी। ओके, so let's see this. When animal tissue can't supplied with sufficient oxygen to support aerobic oxidation of pyruvate and NADH प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो वो जो NAD+ रीजनरेट होता है NADH में वो होता है पायरुवेट के रिडक्शन से, जो कि लैक्टेट में हो जाता है, तब हमारे पास NAD+ रीजनरेट हो जाता है। NADH, अब हमारे पास NAD+ बन गया, लैक्टिक एसिड में ये फॉर्म होता है NAD+ से NADH से NAD+ हो जाता है, तो ये NAD+ अब ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाएगा और हमको एनर्जी मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। लैक्टिक एसिड कैन एंटर इनटू TCA साइकिल। नो, लैक्टिक एसिड कांट एंटर, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है, तो लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है वो नहीं करता एंटर। लैक्टिक एसिड विल मेंटेन, नहीं, ये रीजन नहीं है कि ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। NAD+ नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर यूजिंग, या दिस इज